मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। सोमवार को 2 लोगों की जान चली गई। सबसे नया मामला टीकमगढ़ के ओरछा में तैनात एक सिपाही रमाकांत शर्मा का है। बताया जाता है कि रमाकांत ने अपने आवास पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने इसी साल जनवरी में उससे पूछताछ की थी। उस पर भर्ती के लिए लेन देन करने का आरोप लगा था। साल 2000 में वो पुलिस में भर्ती हुआ था। सोमवार को व्यापम घोटाले से जुड़ा मौत का दूसरा मामला सागर से आया, जहां पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही एसआई अनामिका कुशवाहा की भी संदिग्ध मौत हो गई। उसकी व्यापम के जरिए भर्ती हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुरैना की रहने वाली अनामिका ने खुदकुशी की है। हालांकि उसकी छोटी बहन ने मौत को साजिश करार दिया। वहीं अनामिका के पिता का कहना है कि मौत का व्यापम से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक ससुराल वालों के टॉर्चर से तंग आकर उसने जान दी। वहीं अनामिका के पति ने अपने ससुर के आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। व्यापम घोटाले के कवरेज के दौरान मारे गए आज तक पत्रकार अक्षय सिंह के विसरा की जांच अब दिल्ली के एम्स में होगी। उधर दाहोद में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस को डॉक्टरों ने सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्षय के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। डॉक्टरों के मुताबिक विसरा रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह का पता चलेगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अक्षय के हृदय का आकार बढ़ा हुआ था। नाखून और होठों पर हल्के दाग भी थे। आमतौर पर वैसे दाग ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से बनते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद एसआईटी 1 हफ्ते के अंदर अक्षय सिंह की मौत की जांच शुरू कर देगी। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने एक बार फिर कहा कि जांच में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मृत्यु होगी और उसको हम व्यापम से जोड़ें, ये न्याय संगत नहीं होगा। हर मृत्यु के तथ्य लगभग सामने हैं। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और हमने कल एसआईटी को पत्र लिख के आग्रह किया है और ये कहा है कि इन मृत्यु की भी पूरी जांच करवाएं ताकि पूरा सच सामने आ सके। वर्तमान जल संसाधन मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि उनका व्यापम से कोई लेना देना नहीं है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने इशारों में ही सीबीआई जांच की मांग की है। उमा भारती ने आरोप लगाया है कि उनका नाम घोटाले में बेवजह घसीटा गया। कहीं ऐसा ना हो कि जिनके नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिए गए, वो जो खिलवाड़ हुआ, ऐसा ना हो कि ये बेचारे किसी प्रताड़ना के शिकार हो जाएं और वही उसी हादसे के दौर से गुजर जाए। मैं उनकी जीवन रक्षा के लिए चिंतित हूं, लेकिन मुझे उनकी जीवन की चिंता लग रही है। अब जो मैं घटनाएं 2-3 दिन से सुन रही हूं कि उन पर या तो दबाव पड़ेगा या वो किसी हादसे से गुजर जाएंगे। दिल्ली में सोमवार को भी अक्षय की याद में कैंडल मार्च हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अक्षय सिंह की मौत पर निष्पक्ष जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया है। कल ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी से जांच की मांग की। साथ ही मामले को संसद में उठाने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 दिन के विदेश दौरे पर आज वे कजाकिस्तान में हैं। 2 दिनों के कजाकिस्तान दौरे पर आज दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई, निवेश और तेल कुएं की खुदाई समेत कई अहम समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान में थे। वहां उज्बेक राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के साथ मोदी ने आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर फैसला हुआ। 3 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। मोदी के ताशकंद पहुंचने पर उनका पारंपरिक स्वागत हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। पूर्व सैनिकों के संगठन के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान के मुताबिक अमित शाह ने मुलाकात में उन्हें भरोसा दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। अमित शाह ने पूर्व सैनिकों से 14 दिन का समय मांगा है। असम के डिब्रूगढ़ में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल स्टेज टूटने की वजह से जख्मी हो गए। वे राज्य बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। राजस्थान पुलिस के डीआईजी एटीएस बीएल मीणा ने खुलासा किया है कि जयपुर बम ब्लास्ट के 4 आरोपी पाकिस्तान के रास्ते सीरिया में जाकर आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं। इनकी तलाश जयपुर ब्लास्ट के सिलसिले में राजस्थान एटीएस को है। इनके सिर पर 10-10 लाख का इनाम भी रखा गया है। खुफिया रिपोर्ट से आईएसआईएस में शामिल होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं।
अजमेर बम धमाके में 14वां गवाह भी अपने बयान से पलट गया। इंदौर के आनंद कटारिया ने मामले की जांच कर रहे एनआईए को बयान दिया था कि इसने सेंट्रो कार में आरोपियों को बम रखते देखा था। कटारिया ने 2 बार 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी ये बयान दिया था। उसकी निशानदेही पर कार भी बरामद की गई थी। कल वो एनआईए कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। नवंबर 2014 से लेकर जुलाई 2015 तक 14 गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं। ऐसे में आरोपियों के छूटने की आशंका बढ़ती जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को ऑस्ट्रेलिया में मारने का छोटा शकील का प्लान नाकाम कुछ दिन पहले हो गया था, लेकिन अब छोटा राजन उस भेदिए को खत्म करना चाहता है जिसने छोटा शकील को उसके ठिकाने की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक विक्की मल्होत्रा नाम के करीबी ने यह भेद डी कंपनी को दिया था। खबर यह भी है कि छोटा राजन ने विक्की को खत्म करने के लिए यूपी के शूटर्स को सुपारी दी है। हैदराबाद जेल में बंद पूर्व इंडियन मुजाहिदीन चीफ यासिन भटकल की मां ने आरोप लगाया है कि पुलिस उसके बेटे का एनकाउंटर कर सकती है। यासिन ने अपनी मां से फोन पर बातचीत के दौरान यह आशंका जताई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। राज्य में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने के मकसद से वे महासंपर्क अभियान का आगाज करेंगे। इस अभियान के तहत पार्टी अपने सदस्यों की संख्या में इजाफा करना चाहती है। बीजेपी की नजर देश के समूचे पूर्वी हिस्से पर है। आज सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक होगी। इसका आयोजन केंद्र ने किया है। देश में दाल और दूसरे प्रमुख खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। महंगाई रोकने के उपायों पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह सेशन को संबोधित करेंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल जनमत संग्रह की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने सभी विधायकों से इस मसले पर राय ले रही है। सभी विधायक अपने इलाके में इस संबंध में कार्यक्रम करेंगे और पूर्ण राज्य को लेकर लोगों की राय जानेंगे। जल्द ही केजरीवाल सरकार जनमत के लिए समय का फैसला कर सकती है। केजरीवाल सरकार का जनता दरबार कार्यक्रम एक बार फिर शुरू होगा। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल के बजाय सभी सचिव जनता दरबार को संबोधित करेंगे। सभी विभागों के सचिव लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सचिवों को आदेश जारी कर दिया है। ये जनता दरबार बुधवार को छोड़कर रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी नेता और ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले मुकुल रॉय कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कल उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी की और लंबे वक्त तक बैठक की। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में कहा कि मुस्लिमों को बहुसंख्यक होने में 250 साल लगेंगे। शिवसेना का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि जनगणना के हिसाब से मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी की दर महज 2% है और इसमें गिरावट आ रही है। वे एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा। छत्तीसगढ़ पुलिस को 914 हाउसवाइफ यानी गृहिणियां चाहिए। अगर इस विज्ञापन पर यकीन किया जाए तो मामला कुछ ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ पुलिस के इस विज्ञापन में 15वें नंबर पर इसका जिक्र है। राज्य भर के तमाम अखबारों में ये टेंडर जारी किया गया। दरअसल हाउसवाइफ की जगह नोटिस में हाउसवाइफ किट छपना था। हाउसवाइफ किट मसलन मोजा, ब्रश, सुई धागे जैसे सामानों के लिए टेंडर मंगाया गया, लेकिन गलती से यह किट शब्द छूट गया और अर्थ का अनर्थ हो गया। भिंड में एसडीएम का गुस्सा सब्जी विक्रेताओं और मीडिया पर फूटा। दरअसल सब्जी विक्रेता एसडीएम का पुतला दहन कर रहे थे। सभी अपनी दुकानों में आगजनी की घटना को लेकर नाराज थे। पुतला दहन के दौरान एसडीएम ने मौके पर पहुंचते ही सब्जी विक्रेताओं को डांट पिलानी शुरू कर दी। किसका जला रहे हो पुतला? अबे पुतला किसका जला रहे हो? जला सकते हो क्या? जला सकते हो तो जलाओ। जला सकते हो तो खुद जलाओ। मैं खुद कर रहा हूँ, ले जला मेरे को। एसडीएम साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं माफ नहीं करता, साफ कर देता हूँ। कवरेज कर रहे पत्रकारों को भी उन्होंने धमका दिया और एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे डाली। जोधपुर में पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठी भांजी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े छात्र राज्य के छात्रावासों की स्थिति में सुधार और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
लाठीचार्ज के दौरान 40 से ज्यादा छात्र जख्मी हो गए। पुलिस ने कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी कर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लड़कियों को भी नहीं बख्शा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जो 12वीं क्लास की छात्रा को दोस्ती नहीं करने पर धमका रहा था। उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दे रहा था। कल वो तेजाब लेकर आया तो लड़की के परिजनों और आसपास के लोगों ने पकड़कर पहले पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट में 72 साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या करने और लूटपाट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण सिंह रावत महिला के घर का पूर्व नौकर बताया जाता है। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। लखनऊ के हजरतगंज में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाश बड़ी चतुराई के साथ पहले घर में दाखिल हुए, महिला की हत्या की और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। बीती रात अलग अलग इलाकों में बारिश होती रही। बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन गई है। कल शाम से वहां बारिश हो रही है। मॉल रोड मलबे की वजह से ब्लॉक हो गया तो होटलों, दुकानों और घरों में भी मलबा घुस गया। सड़क पर मलबे का अंबार लग गया। ऋषिकेश में भी बारिश का संकट दिखा। कल सुबह से लगातार हुई बारिश के बाद नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड हो गया, जिस वजह से लंबा जाम लग गया। कानपुर में भी बीती रात मानसून की फुहार ने लोगों को बड़ी राहत दी। बीती रात झमाझम बारिश हुई, इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दस जुलाई से शुरू होने वाली जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम आज सुबह मुंबई से रवाना हो गई। टीम के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे और हरभजन सिंह के अलावा बाकी खिलाड़ी भी मौजूद थे। जिम्बाब्वे में टीम इंडिया 3 एक दिवसीय मैच और 2 T20 मैच खेलेगी। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के कमेंट को सकारात्मक रूप में लिया है। रहाणे को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैचों में टीम में जगह नहीं दी गई थी और धोनी ने कहा था कि रहाणे को धीमी पिचों पर स्ट्राइक रोटेट करने में परेशानी होती है। जिम्बाब्वे रवाना होने से पहले रहाणे ने कहा कि बांग्लादेश दौरा अब मेरे लिए बीती बात है। मेरा लक्ष्य वनडे में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना है। अभी यही मेरे दिमाग में है। रहाणे ने कहा कि टीम जिम्बाब्वे में अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज जीतेगी। आज टीम इंडिया के वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 34वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनके गृहनगर रांची में जश्न का माहौल है। जगह जगह फैंस धोनी का जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। धोनी के कई फैंस ने धोनी की बड़ी तस्वीरों के आगे केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। आज बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और मीरा राजपूत परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। दिल्ली के छतरपुर में शादी समारोह का आयोजन किया गया है। शादी के बाद आज शाम रिसेप्शन का भी आयोजन होगा। इससे पहले कल संगीत का कार्यक्रम हुआ। इसमें शाहिद के कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। कल शाहिद कपूर रस्म पूरी करने दिल्ली पहुंचे। उनका परिवार 2 दिन से दिल्ली में ही अलग अलग रस्मों में जुटा हुआ था। बेलआउट की शर्तों को नकारने के बाद ग्रीस के बैंक आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। साथ ही ग्रीस बैंकिंग संघ ने कहा है कि एक दिन में कोई ग्राहक 60 यूरो से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। गौरतलब है कि कर्ज संकट में मदद को लेकर बातचीत नाकाम होने के बाद ग्रीस के बैंक पिछले दिनों पूरी तरह बंद रहे और आज बैंकों के खुलने की बात कही गई थी। फ्रांस और जर्मनी ने ग्रीस के लिए दरवाजे खुले रखने का फैसला किया है। रविवार को यूनान ने बेलआउट की शर्तों को भारी बहुमत से नकार दिया था। इसके बाद संकट पर विचार करने के लिए सोमवार को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और जर्मनी की चांसलर मर्केल के बीच बैठक हुई। बैठक में ग्रीस से अपील की गई कि वो यूरोजोन से बाहर होने से बचने के लिए विश्वसनीय प्रस्ताव के साथ यूरोजोन समिट में सामने आए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूरोजोन में ग्रीस को बनाए रखने के लिए ग्रीस के कर्ज संकट पर ग्रीस और यूरोपीय यूनियन को किसी भी समझौते का रास्ता निकालना चाहिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता
जोश अर्नेस्ट ने कहा है कि ग्रीस के कर्ज संकट को सुलझाना ही यूरोप और अमेरिका के हित में है। आमतौर पर खुशनुमा मौसम के लिए मशहूर कनाडा का कैलिगरी शहर भयंकर ओलावृष्टि का गवाह बना। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 10 मिनट तक भीषण ओलावृष्टि हुई। हालांकि इसमें किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है।